तो देखिए अब अपन टॉपिक जो ले रहे हैं वो है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये जो थ्योरी थी एलन और हिक ने दी थी 1934 को, और ये जो टॉपिक है ऑर्डिनल अप्रोच वो इंडिफरेंस कर्व को यूज करता है और बजट लाइन को यूज करता है। किस लिए यूज करता है? टू शो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बेसिकली इसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि यार कार्डिनल नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, आप किसी को नाप ही नहीं सकते, है ना। तो बेसिकली वो कहता है, इन्होंने एग्जांपल दिया कि किसी चीज को नापना तो पॉसिबल ही नहीं है। और इन्होंने कहा टू गुड्स की अपनी थ्योरी दी कि अगर इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स एप्पल एंड बनाना, देन क्या इंडिकेट होगा इससे? कहते हैं कि वेदर ही प्रिफर एप्पल ओवर बनाना, कि वो एप्पल लेगा बनाना की बजाय, या फिर वो बनाना लेगा एप्पल की बजाय। और वेदर इज इंडिफरेंस, वो एप्पल और बनाना में कोई डिफरेंस ही नहीं करेगा, बोथ प्रेफरेबल है। तो उनके हिसाब से क्या है कि रैंक दी जा सकती है कि या तो हम एप्पल लेंगे या हम बनाना लेंगे, फर्स्ट रैंक एप्पल की है या फर्स्ट रैंक बनाना की है, या दोनों की इक्वल है। तो उन्होंने कहा कार्डिनल नंबर देने की बजाय हम उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक दें, वो ज्यादा अच्छा है। तो एलन और हिक की जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो रैंक देती है बजाय नंबर के। वो नंबर नहीं दे रही, वो क्या दे रही है? रैंक दे रही है। इसके लिए इन्होंने दो वर्ड्स यूज किए, मैंने यहाँ लिखा भी है, एक तो इंडिफरेंस कर्व और एक बजट लाइन। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडिफरेंस कर्व को। तो इंडिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज रेफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो एक की वर्ड है, आपकी डेफिनेशन में ये वर्ड जरूर होना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है उनका, और बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, यानी कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा बंडल ले रहा है, वेरियस ऑल्टरनेटिव है और उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कैसे होता है ये सब, वो ऊपर देखते हैं। देखिए इसके लिए इंडिफरेंस एक सेट बनाया, शेड्यूल बनाया। पहला कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन है, उसमें हम एक एप्पल कंज्यूम करेंगे, 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करेंगे और हमें कैलोरी मिलेगी 2500। वैसे कैलोरी तो सब में ही बराबर है, तभी तो मैंने कहा इंडिफरेंट है, यानी कंज्यूमर इनमें से कोई सा भी बंडल ले सकता है। जैसे बी कॉम्बिनेशन है जिसमें एप्पल एक बढ़ा दिया, ऑरेंज कम कर दिए, कैलोरी अभी भी 2500 है। सी कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 एप्पल है 5 ऑरेंज है, कैलोरी अभी भी 2500 है। और डी कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 एप्पल हैं 4 ऑरेंजेस हैं, कैलोरी 2500 है। तो आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो यही है 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस। देखो ये एप्पल है, ये ऑरेंजेस है, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस, तो 1 तो एप्पल और 10 ऑरेंजेस, ये आपने पहला खींच दिया। 2 एप्पल पे 7, तो 7 ऑरेंजेस और 2 एप्पल। 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल, 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल। 4 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल। आप कहोगे सर आपने ऑरेंज यहीं क्यों लिखा, एप्पल यहीं क्यों लिखा? तो देखो मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं। जो कमोडिटी कम होती है ना वो हमेशा वाई एक्सिस पे लिखनी है। क्या? जो कमोडिटी कम होती है उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लिखना है, और जो कमोडिटी बढ़ती है उसको आपको किस पे लिखना है? एक्स एक्सिस पे लिखना है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसमें समझने की बात यह भी है कि ये तो वेरियस ऑल्टरनेटिव है। एप्पल में तो आपको एक एक का फायदा हो रहा है, पर आपको फायदा नहीं, आपको देखना है लॉस, कि ऑरेंज में क्या हो रहा है। लॉस है ऑरेंज में, और आप देख रहे हो पहले में आपको लॉस हुआ 10 से 7 3 का लॉस हुआ, लेकिन दूसरे वाले में आपका लॉस 2 का ही हुआ, उसके बाद आपका क्या हुआ 1 का। तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग लॉस है। सही है, क्या है? डिक्रीजिंग लॉस है। डिक्रीजिंग लॉस का मतलब हो गया डिक्रीजिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सही है। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि पहले ये डिफरेंस 3 का था, फिर 2 का हुआ, फिर 1 का हुआ। तो ट्रेंड जो है ना वो डिक्रीजिंग लॉस का दिखा रहा है, आपका लॉस कम होता जा रहा है। यानी पहले 1 एप्पल लेने के लिए आपको 3 ऑरेंज छोड़ने पड़े, उसके बाद 1 एप्पल ज्यादा लेने के लिए आपको 2 ही एप्पल छोड़ने पड़े, और उसके बाद तो 1 एप्पल लेने के लिए आपको 1 ही ऑरेंज छोड़ना पड़ा, है ना। तो आपका लॉस जो है वो ऑरेंज का वो लगातार कम हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग एमआरएस। इसीलिए जब भी डिक्रीजिंग एमआरएस होगा, देखो आप यहां देख रहे हैं लॉस कम होता जा रहा है ना। यहाँ गैप ज्यादा है, फिर यहाँ गैप कम हुआ, यहाँ और कम हो गया, इसको डिक्रीजिंग एमआरएस बोलते हैं। और जब भी डिक्रीजिंग एमआरएस होगा, इनके ये पॉइंट आपने जोड़े A B C D,
ये बना आपका आईसी कर्व, है ना। ये हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा। ये ओरिजिन है, ये इसके कॉन्वेक्स है। कब, जब भी ये डिक्रीजिंग एमआरएस होगा। याद करिए जब आपने फर्स्ट चैप्टर में पीपीसी पढ़ा था, वहां आपका इंक्रीजिंग था, अगर आपको याद हो तो वहां आपका इंक्रीजिंग था, इसीलिए वो डायग्राम जो बना था वो कॉनकेव बना था, ना कि कॉन्वेक्स बना था। तो यहां क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि गन्स जो हैं उनका लॉस बढ़ रहा है। पहले 21 से 21 कम हुई, फिर 20 से 18 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो गन्स का जो लॉस है, मैंने आपको बताया था, लॉस जब भी होगा वो आपका वाई एक्सिस पे ही आएगा, है ना। और देन आप ये देखेंगे कि ये देखो आपका लॉस पहले कम था, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंक्रीजिंग एमआरटी बोलते हैं। इस चैप्टर में इसको एमआरएस नहीं बोलते, इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर्मूला आपका वही है, लॉस अपॉन गेन। फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस चैप्टर में भी यही है, यहाँ भी यही है, बस इनका नाम चेंज हो गया इधर, है ना, इसलिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एमआरटी है वो आपका कम होता जा रहा है, इसलिए कॉनकेव बना है। जबकि वहां आपका जो लॉस है वो लगातार, तो आपका यहाँ लॉस लगातार बढ़ रहा था, ये इंक्रीजिंग एमआरएस था। जब भी इंक्रीजिंग एमआरएस है, कर्व आपका कॉनकेव बनेगा। यहाँ आपका डिक्रीजिंग एमआरएस है, आपका लॉस लगातार कम हो रहा है, इसीलिए आपका जो कर्व है वो कॉनकेव नहीं बनेगा, वो यहाँ आपका कॉन्वेक्स बनेगा। तो इंडिफरेंस कर्व का हमेशा डिक्रीजिंग एमआरएस होता है और कर्व हमेशा कॉन्वेक्स बनता है, ये अपन को ध्यान रखना है। एक होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर की, क्या कि यदि कोई भी कंज्यूमर होगा तो वो कौन सा जो उठाएगा बंडल, अगर उसको कहा जाए तो कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ कमोडिटी एज इट ऑफर हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वो ज्यादा क्वांटिटी वाला उठाएगा। तो ज्यादा क्वांटिटी का है 10 और 1 11, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 4 और 4 8। तो ज्यादा यहाँ है, तो उसका पहला ध्यान जो जाएगा ना वो यहाँ जाएगा कि यार यहाँ 11 क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अपन को यही हो रहा होगा, इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। वैसे तो सेटिस्फेक्शन तो सब में एक ही है, लेकिन उसका ध्यान सबसे बड़े बंडल पे जाएगा, उसको लगेगा ये टोकरी सबसे बड़ी है, इसमें फल सबसे ज्यादा रखे हुए हैं, शायद मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यही होगा। सर इंडिफरेंस मैप किसको कहते हैं? जब खूब सारे आईसी कर्व, ये आईसी कर्व एक है, जब एक से ज्यादा हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। सही है। सर यहाँ 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, क्या सभी पे सेम सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं। हायर द आईसी कर्व, जितना ज्यादा आईसी कर्व ऊपर जाएगा ना उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा होगा। जैसे कि अपन यहाँ देखें कि मान लेते हैं कि यहाँ आपको कैलोरी मिल रही है 2500, आप इससे वाले IC2 पे जाएंगे तो हो सकता है आपको 3000 कैलोरी मिले, इससे ऊपर जाएंगे तो हो सकता है आपको 3500 कैलोरी मिले। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका हायर IC कर्व होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। क्लियर? और वैसे भी अपन देखें कि पहले अपना जो कमोडिटी X थी वो अपन यहीं तक यूज करे थे इसमें, जब इसमें आप यूज करेंगे तो यहां तक यूज कर देंगे। तो ज्यादा क्वांटिटी यूज करें, और ज्यादा क्वांटिटी यूज करने पर आपको सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिल सकता है। अच्छा, यहाँ जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, MRS जो है, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम वही है, लॉस अपॉन गेन, कि चेंज इन गुड ऑफ y डिवाइड बाय चेंज इन गुड ऑफ x। अच्छा, y क्यों? क्योंकि ऊपर है लॉस, और लॉस जो है मैंने कहा था हमेशा ऊपर रहेगा, लॉस अपॉन गेन, और लॉस हम हमेशा y यहीं ले रहे हैं। मैंने कहा था जिन भी कमोडिटी का कंजम्पशन कम हो रहा है उसको हमेशा y एक्सिस पे लेना है, तो वो कमोडिटी यहाँ वाली आएगी, और जहां गेन वाली है वो x एक्सिस पे आएगी। इसीलिए लिखा है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, क्योंकि ऊपर लॉस आता है और लॉस हमेशा अपन y एक्सिस पे लिखते हैं, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। फॉर्मूला वही यूज हो रहा है, देख लो, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। मैंने आपको बताया सेक्रीफाइस, लॉस हमेशा ऊपर आएगा, गेन हमेशा नीचे आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही है। इसको आगे देखते हैं। जैसे कि अब इसमें देखें, मैंने एक एग्जांपल दिया है, कॉम्बिनेशन वेरियस दिए हैं। पहला कॉम्बिनेशन P है जिसमें हम 1 एप्पल और 15 बनाना यूज कर रहे हैं। दूसरा Q कॉम्बिनेशन हमको दिया गया कि इसमें हम एप्पल 1 बढ़ा दिया, लेकिन 5 बनाना, इसके लिए हमको लूज करने पड़े। कॉम्बिनेशन 3 दिया, 3 एप्पल हैं, बनाना थोड़े और कम किए। जैसे जैसे एप्पल बढ़ाते जा रहे हैं बनाना कम होते जा रहे हैं। सही है। MRS देखें, MRS का फॉर्मूला लॉस अपॉन गेन,
तो लॉस हुआ 5 का और गेन हुआ 1 का, 5/1 5 आ जाएगा आंसर, है ना, 5/1 5 आ जाएगा। फिर लॉस हुआ 4 का और गेन हुआ 1 का, 4/1 4 आ गया आपका। देन फिर लॉस हुआ 3 का, 6 से 3 हो गया 3/1 3, और देन 3 से 2 का लॉस हुआ 2/1 2। तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग एमआरएस है आपका, और जब भी डिक्रीजिंग एमआरएस होगा तो आपका जो इसका डायग्राम जो है उसका जो कर्व होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ना कि कॉनकेव होगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग एमआरएस है। अगर इंक्रीजिंग एमआरएस होता तो कॉनकेव होता, तब ये कॉन्वेक्स है। सही है। क्या एमआरएस हमेशा डिमिनिशिंग ही करेगा? डिमिनिशेस ही होगा। देखो ये एक जो है साइकोलॉजिकल रीजन है। सोचो कि पहली बार जब आपने बनाना 5 लूज करने को भी तैयार थे 1 एप्पल गेट करने के लिए, लेकिन अगली बार क्योंकि अब आपको 1 एप्पल मिल गया तो एलडीएमयू के कारण अब आपकी एप्पल खाने की इंटेंसिटी या इच्छा कम हो जाएगी। तो अगली बार आप 5 बनाना लूज करने को तैयार नहीं हो, अगली बार आपने सिर्फ 4 ही बनाना लूज किए 1 एप्पल को पाने के लिए। धीरे धीरे फिर आपने 3 ही एप्पल बनाना लूज किए 1 एप्पल को गेट करने के लिए। तो इस तरीके से आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसीलिए जो एमआरएस है ना वो हमेशा रिड्यूस ही होता जाता है ड्यू टू एलडीएमयू। सही है। तो अब देखो एक्चुअली क्या इसमें एक बात भी लिखी है, द नेगेटिव स्लोप ऑफ आईसी इंप्लाइड दैट 2 कमोडिटीज आर नेवर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। कहता है अब एप्पल और बनाना को एक जैसे कैसे मान रहे हैं। सही है। ये कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थोड़ा है कि हाँ भाई आप बनाना की जगह एप्पल का यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? बनाना शेक और एप्पल शेक का स्वाद एक जैसा कैसे हो सकता है? तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। अगर एक कार की स्टेपनी की बात करें तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्यों? वो टायर वैसा का वैसा ही है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। लेकिन टी और कॉफी, ये एप्पल और बनाना, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। सही है। तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है तो एलडीएमयू के कारण जो एमआरएस है वो हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। सही है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं कि प्रॉपर्टीज, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आईसी हैज नेगेटिव स्लोप। सही बात है सर, आईसी नेगेटिव स्लोप होता है। इट इम्प्लाइड 2 फैक्ट दैट द 2 कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ये कह रहे हैं कि एप्पल और बनाना एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, ये अजम्पशन है। इफ क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी एंड अदर कमोडिटी मस्ट डिक्रीजेस। सही बात है कि एक की कमोडिटी, एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो बनाना की क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसलिए क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। आईसी आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये अपन देख रहे हैं कॉन्वेक्स है, मैंने आपको यहाँ बताया भी था। क्यों कॉन्वेक्स है? क्योंकि डिक्रीजिंग एमआरएस है। अगर पीपीसी का कर्व होता तो इंक्रीजिंग एमआरएस होता और ये कॉनकेव होता। हायर आईसी मींस हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बात अपन पिछले पेज पर देख के आए हैं इंडिफरेंस मैप के अंदर। ये रहा, जब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे चलेंगे IC1 से IC2 पर, IC3 पर, आपका कैलोरी लेवल 25, 3000, 3500 तक आपका जाएगा। सही। देन आगे लिखा है 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही बात है। देखो इसको अपन एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसमें क्या है। ये कहना चाहते हैं कि ये 2 IC कर्व हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरसेक्ट करें। कैसे? मान लेते हैं ये IC1 है और ये IC2 है। IC1 पे आपको 2500 कैलोरी मिल रही है, IC2 पे आपको 3000 की कैलोरी मिल रही है। तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी ऑल्टरनेटिव होंगे, सब पे ही होगा। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। जबकि ये 3000 वाला कह रहा होगा यहाँ 3000, यहाँ 3000, यहाँ 3000, यहाँ भी 3000। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे 2500 भी हो और एक ही पॉइंट पे 3000 भी हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए 2 आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस कॉमन पॉइंट के ऊपर फिर आप कितनी कैलोरी मानोगे। सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे चलें। एन आईसी कर्व नेवर टचेस एक्स एंड वाई एक्सेस। ये कभी y को और ये कभी x को टच नहीं करेगा, ये हवा में ही रहेगा। रीजन है क्योंकि ये जैसे इसको टच कर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये 2 कमोडिटी कॉन्सेप्ट कहां रहा? फिर तो सिंगल कमोडिटी केस हो गया। ऐसे ये अगर इसके टच हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर 2 कमोडिटी केस कहां रहा? फिर तो सिंगल कमोडिटी केस हो गया। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कर्व जो है x या y एक्सेस को टच करे। सही है।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई थ्योरी होती है तो वहां कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। आपको उन अजम्पशन के एंगल से ही सोचना पड़ेगा कि वो अजम्पशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला टू कमोडिटी केस है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अदरवाइज वो टू कमोडिटी का केस नहीं रहेगा, फिर वो सिंगल कमोडिटी केस हो जाएगा। नॉन सैटिस्फाइड कहता है कि कंज्यूमर जो है वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है, वो हमेशा एक्स और वाई के बीच में रहेगा कि हाँ भाई मेरे को कौन सी क्वांटिटी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं वो कमोडिटी यूज करूं। वो सैटिस्फाइड या सैचुरेशन के पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। सही है। ऑर्डिनल यूटिलिटी कि हम ये मान रहे हैं कि हमने प्रेफरेंस सेट की है कि हम ये रैंक दे सकते हैं कि दोनों कमोडिटी में से कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी को खरीदना चाहता है। देन डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना। तो अपनी बात हुई थी कि अपनी जो डिक्रीजिंग एमआरएस है वो आपकी है, ये अपन ने पहले ही तय कर दिया है। सही है। देन रैशनल कंज्यूमर जो है आपका समझदार है और वो अपने बेस्ट चॉइस जो है अपनी समझदारी से चुन सकता है। तो ये तो हुआ इंडिफरेंस कर्व का काम। आगे अपन चलते हैं, वो होगा बजट लाइन का।